हेलो, नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स। एक बार फिर से जो है आप सभी का स्वागत है महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर। आज जो है हम एक और जो है नया टॉपिक लेकर के आए हैं बच्चों, जिस टॉपिक का नाम है एल्डरली पेशेंट केयर। ये टॉपिक के बारे में जो है आपने पहले भी सुन रखा होगा। अगर नहीं सुना है तो आज जो है अपन इसी पर डिस्कस करने के लिए आए हैं कि आखिरकार एल्डरली जो पेशेंट होते हैं, बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं, उनकी केयर कैसे की जाती है और उनकी केयर के दौरान क्या क्या आपको सावधानी बरतनी होती है। एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स जो है आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब आप किसी बुजुर्ग पेशेंट की जो है देखभाल करते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों ये कि कई देशों में जो है, कई कंट्रीज़ में जो है वो बुज़ुर्गों को लेकर के अलग अलग कानून बना रखे हैं वहाँ की गवर्नमेंटों ने। अपने देश में भी उनको लेकर के अलग अलग जो है डिसिप्लिन, अलग अलग कानून जो है बना रखे हैं। तो उन पर तो हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जैसे जापान हुआ, फ्रांस हुआ, कुछ ऐसे देश हैं जिसमें जो व्यक्ति की उम्र जो है 60 ईयर से अबव होती है, या जिन्होंने जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी से जो है रिटायरमेंट ले लिया है, तो उस रिटायरमेंट के बाद में जो है उन बुजुर्गों की जो देखभाल का जिम्मा है पूरा का पूरा वो सरकार जो है वहन करती है। सरकार जो है वो खर्चा सारा उनका उठाती है। और ख़ास करके हेल्थ से संबंधित जो इशू होते हैं उनमें वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि उनका बिल्कुल फ्री इलाज वगैरह जो है, सारी चीज़ें वगैरह उनका करती है। इसके पीछे जो है ये मानना है वहाँ की गवर्नमेंटों का, वहाँ की सरकारों का, कि भाई जो व्यक्ति देश में जी कर के जिसने 60 ईयर कंप्लीट किए हैं, तो वाजिब सी बात है वो चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कुछ हो, चाहे नहीं हो, लेकिन 60 साल की ज़िंदगी उसने अगर इस देश में जी है तो उस ज़िंदगी के दौरान उसने देश को जो है बहुत कुछ दिया है, देश के लिए जो है बहुत कुछ किया है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बुज़ुर्गों का जो है सम्मान के लिए उनका सारा खर्चा, सारा हेल्थ से संबंधित इशू और ये सारी जो चीज़ें हैं वो फ्री में जो है करने का प्रयास करती है। इस चीज़ को लेकर के अपने भारत देश में भी जो है हमारी गवर्नमेंट ने भी जो है कई सारी सुख सुविधाएं जो है बुज़ुर्गों के लिए की है। अब उनमें से कई के बारे में आपने सुना होगा कि जैसे भाई बुज़ुर्गों के लिए अलग से सीट रिजर्व रहती है बस में, ट्रेन में, एयरपोर्ट वगैरह वगैरह पर अगर जाएं तो वहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए जो है व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था रहती है ताकि वो इजीली जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है भेजा जाए। तो ये जो है चीज़ें, ये जो है सुविधाएं हमारे देश में भी लागू है। बुज़ुर्गों के लिए जो है सरकार जो है पेंशन वगैरह की स्कीम जो है लेकर के आई है या पहले से चल रही है। कई जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको अलग अलग उम्र के अनुसार जो है पेंशन वगैरह मिल रही है। आज जो है हमारा उस टॉपिक पर डिस्कस करना औचित्य नहीं है, लेकिन मैं जो है नॉर्मली आपको ये बता रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो एल्डरली पेशेंट केयर है, कि जब बुज़ुर्गों की देखभाल की जाएगी, जब बुज़ुर्गों की केयर की जाएगी, तो हमें जो है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से जो है बुज़ुर्ग व्यक्तियों की केयर की जाती है। तो आइए अपन इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो आपको कमेंट करें। बाकी जो है चल रहा है। आइए, क्या होता है एल्डरली पेशेंट केयर। एल्डरली पेशेंट को अपन एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम देते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं जिएट्रिक एज ग्रुप। जिएट्रिक एज ग्रुप, जीरेट्रिक एज ग्रुप जो वो है वो होता है जब 60 या 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति, या जिन्हें हम वृद्ध व्यक्ति कहते हैं या बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, या जो अपनी सेवाओं से समथिंग समथिंग, हमारी गवर्नमेंट भी जो है 60 ईयर की उम्र में जो है लोगों को रिटायर्ड कर देती है। तो रिटायर्ड के बाद में जो उम्र होती है वो उनकी जो है एक प्रकार का जिएट्रिक एज ग्रुप होता है। 60 साल से ऊपर वाले जो है सारे के सारे जिएट्रिक एज ग्रुप में आते हैं। तो ये मानना है कि जब व्यक्ति जो है 60 साल से ऊपर का हो जाता है तो उसका जो है देखभाल करने का जो है जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मेडिकल डिपार्टमेंट में जो है ऐसे एज ग्रुप को जिएट्रिक एज ग्रुप कहा जाता है। और जिएट्रिक एज ग्रुप का जो है लेकर के जो है इसको जो है ये चीज़ें हैं
कि जब व्यक्ति 60 साल से ऊपर का हो जाता है तो उसका बॉडी की फिजियोलॉजी भी, उसके सोचने का नज़रिया भी, उसकी सामाजिक स्थिति भी और साथ ही साथ उसकी आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आ ही जाते हैं। अभी आपके हाथ पैर जो है हिलते डुलते हैं, अपना काम आप खुद करते हैं, लेकिन जब 60 साल के हो जाएंगे, अभी आपके पास में नौकरी भी हो सकती है, कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट नौकरी जो है आप कर रहे हैं, तो आपकी अभी आर्थिक, आप जो है अभी जवान हैं तो आपका जो है सोचने का नज़रिया, आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन, आपके जो है साइकोलॉजिकल फंक्शन, आपके सोशल टर्म्स, सामाजिक रिश्ते सब सारे सही हैं। लेकिन जब आप 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी, तब जो है वो चीज़ें नहीं रहेगी। आपके हाथ पैर भी जो है वैसे काम नहीं करेंगे और आपका शरीर भी उस प्रकार से नहीं सोच सकता जैसे अभी आप अब सोच पा रहे हैं। और आपकी फिजियोलॉजी भी, मतलब शरीर के अंदर जो है 12 सिस्टम होते हैं, तो आपका हार्ट भी वैसे काम नहीं करेगा, आपकी किडनी भी वैसे काम नहीं करेगी, आपका ब्रेन भी वैसे काम नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के दौरान उन बुज़ुर्गों को जो है देखभाल की ज़रूरत होती है, सहारे की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है वो किसी न किसी पर डिपेंड हो जाते हैं। तो उस दौरान एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स, आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि उनके स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जाए और उनको कैसी स्वतंत्रता पूर्वक वाली लाइफ दी जाए, उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको कैसे बेहतर किया जाए, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ये मैंने इमेज लगा रखी है बच्चों, इसे देखने का प्रयास करें आप। इसमें जो है, एक में जो है फिजिकल सपोर्ट दे करके और उस पेशेंट को चलने में हेल्प कर रही है डॉक्टर, नर्स जो भी है। दूसरे में जो है उस पेशेंट के साथ में बातें करने का प्रयास कर रही है, जिसे हम इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं। ऐसा कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग वगैरह भी ऐसा कहते हैं कि वृद्धावस्था में जो है बुद्धि आपकी बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाती है। तो वाजिब सी बात है बच्चों, धरती गोल है, कर्म चक्कर जो है चलता आ रहा है और ये कर्म जो है हमेशा चल कर के लौट कर के आते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप जो है हमें बिल्कुल सारी चीज़ों का ख्याल करते थे, सारी चीज़ों की केयर करते थे। आपने चाहे वॉशरूम कर दिया, चाहे आप जो है कुछ और भी कर दिए, तो उस दौरान जो है माँ बाप आपकी पूरी केयर करते हैं। ऐसा ही जो है ये जीवन चक्र जब चल कर के आता है और जब बड़े बुजुर्ग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको भी बिल्कुल बच्चों की जैसी ही केयर की आवश्यकता होती है। हो सकता है वो चल फिर नहीं पा रहे हो सकता है वो वॉशरूम वगैरह भी जो है बेड पर बैठे बैठे ही कर दे हों। तो उस दौरान जो है उनको वैसी की वैसी केयर की आवश्यकता होती है जब आपके माँ बाप ने, जब आप बच्चे थे उस दौरान जैसी केयर की थी, तो वैसी की वैसी केयर की आवश्यकता पड़ जाती। इन इमेज के माध्यम से मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ बच्चों कि जब पेशेंट की उम्र हो जाती है तो उसके हाथ पैर वगैरह इंडिपेंडेंसी जो है उसकी कम हो जाती है। वो आत्मनिर्भर, जिसे स्वतंत्र अपने आप पर जो निर्भर है वो नहीं रहता है, वो दूसरों पे इंडिपेंडेंट हो जाता है, दूसरों पर डिपेंड हो जाता है, जिसके कारण जो है उसके चलने फिरने में, उठने बैठने में दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है, जैसा उस दूसरी वाली पिक्चर में दिखाया गया है। पहली वाली पिक्चर में अगर आप बुजुर्गों के पास में बैठ कर के थोड़ा बहुत बात करते हैं और इमोशनली उनको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, उनके हालचाल वगैरह भी पूछते हैं, तो वो जो है अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। तो एल्डरली पेशेंट केयर के दौरान ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पहला तो उनका फिजिकली सपोर्ट करें, दूसरा जो है उनका इमोशनली सपोर्ट करेंगे, आप उनसे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एल्डरली नर्सिंग केयर का? तो यहाँ पर जो है देखो, बुजुर्ग तो वो हो ही चुके हैं, लेकिन जितनी ज़िंदगी उनकी बची है उतनी ज़िंदगी जो है अच्छी रहे, स्वस्थ रहें, हंसती खेलती रहें, बिना दर्द के रहें, ये हमारा प्रयास रहता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव्स हमारा यही होता है कि उनकी स्वास्थ्य वाली ज़िंदगी को बढ़ाया जाए। दूसरा जो है यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फंक्शनल जो एबिलिटी है, एक व्यक्ति आपने ऐसा भी देखा होगा रिटायर्ड होते हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, और कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो रिटायर्ड के 30 साल बाद में भी जो है आराम से अपने आप जो है अपना खट कर्म करते रहते हैं और चलता रहता है। यहाँ पर यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनकी जो लाइफ जितनी भी बची है उसकी लाइफ को जो है लाइफ के दौरान, उनकी ज़िंदगी के दौरान मैक्सिमम फंक्शनल क्वालिटी, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों को जो है खुद कर पाएँ, ऐसी उनको क्वालिटी प्रदान करनी है। और अगर कोई, वाजिब सी बात है, जब शरीर बूढ़ा होता है, गाड़ी भी जब बूढ़ी होती है
गाड़ी जब पुरानी हो जाती है तो वो पहले की तरह उसका इंजन काम नहीं करता, पहिए काम नहीं करते, वैसा ही शरीर में भी, शरीर भी एक दिन जो है एक टाइम पे नया रहता है। धीरे धीरे आप जवान होते हैं, फिर धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाते हैं। तो जब बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो आपके बॉडी के जो सिस्टम है वो भी जो है धीरे धीरे उनकी क्वालिटी वैसी नहीं रहती है। तो कोई न कोई सिस्टम में कुछ न कुछ बीमारी हो ही जाती है। पर कोशिश ये करनी है कि ये जो बीमारी है वो कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट नहीं होए, ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होए, इतना प्रयास आपको करना है बच्चों। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल सपोर्ट आपको करना है। हो सकता है बुजुर्ग व्यक्ति को सहारे की आवश्यकता हो जब वो खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। साइको सोशल मतलब उसके सोचने का नज़रिया जो है हो सकता है लोगों से अलग हो, समाज के और उसके नहीं बन रही हो। लेकिन बुजुर्ग हैं, हो सकता है उनकी सोचने की, समझने की कैपेसिटी वैसी नहीं रही है, लेकिन आपकी तो अच्छी है ना। तो आप बुजुर्गों के साथ में वैसा जो है अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें, उनको सोशली भी सपोर्ट करने का प्रयास करें। और ख़ासकर ध्यान रखें कि वो बुजुर्ग है, उन्होंने ज़िंदगी जी ली है, उनकी डिग्निटी को जो है कभी कम करने की कोशिश नहीं करें। उनकी जो कंफर्ट जोन है उसे बढ़ाने का प्रयास करें, उनकी सिक्योरिटी का, सेफ्टी का ध्यान रखें और रेस्पेक्ट उनकी हमेशा जो है करनी होती है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जेट्रिक नर्सिंग के अंतर्गत जो है ये कुछ पॉइंट्स आते हैं बच्चों, जिसमें अपन कह रहे हैं कि पेशेंट की जो है रेस्पेक्ट का आप ध्यान रखेंगे, आदर पूर्वक उसका जो है केयर करेंगे और अपने कार्य वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद कर सके इसके लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे। और अगर उसके शरीर में कोई समस्या है तो समस्या का निवारण करेंगे दवाइयों के माध्यम से। साथ ही साथ जो है फिजिकली और मेंटली एबिलिटी जो है उस व्यक्ति की जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और उसको जब आप बात कर रहे हैं उनसे, कोई इंस्ट्रक्शन आप उनको दे रहे हैं, तो हो सकता है उनको कम दिखाई देता हो सकता है उनको ऊंचा सुनाई देता हो। तो उस दौरान ध्यान रखें कि आप सिंपल जो है शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी भाषा बोलें जिससे वो भाषा जो है उनके ईजिली समझ में आ जाए, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और जब आप पेशेंट की, बुजुर्ग व्यक्ति की केयर कर रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस दौरान उसके जो फैमिली के मेंबर हैं उनको भी इन्वॉल्व करने का प्रयास करें, जिनसे उसका अटैचमेंट है, जिनसे उसको प्रेम है या जिनसे जिनसे जो है वो अपेक्षाएं करता है, ऐसे गुड फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करने का प्रयास करें। और साथ ही साथ पेशेंट जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वाजिब सी बात है बीमार तो वो होते ही रहते हैं, लेकिन फालतू में जो है उनको हॉस्पिटलाइज ज़्यादा रखने का प्रयास नहीं करें। जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट करके और उनको घर जाने दें, ताकि वो व्यक्ति जो है वो, हॉस्पिटल में देखो कोई भी कंफर्ट नहीं रह सकता, बाहर दूसरी जगहों पे कोई कंफर्ट नहीं रह सकता, अपना घर अपना ही होता है। तो जल्दी से जो है उनको ठीक करके डिस्चार्ज करके अगर आप घर भेजेंगे तो वो घर अच्छा महसूस करेंगे। जो एल्डरली पेशेंट केयर के दौरान जो है सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बच्चों बनती है फिजिकल केयर। फिजिकल केयर में मतलब उसकी शारीरिक केयर के दौरान जो है आप ध्यान रखेंगे पर्सनल हाइजीन का। सबसे पहली चीज़ है पर्सनल हाइजीन। बड़े बुजुर्ग है, कई प्रकार की मानसिक बीमारियां, साइकेट्रिक बीमारियां भी हो सकती है, जिसे हम डिमेंशिया बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं या एल्जाइमर्स डिजीज़ बोलते हैं, जिनमें बुजुर्गों को भूलने की बीमारी होती है। तो वो कभी कभार एक काम को जो है दो दो बार कर देते हैं, कभी कभार किसी काम को करना ही भूल जाते हैं। तो उस दौरान हो सकता है हाथ धोना भूल गए या हाथों को बार बार धो रहे हैं, ओरल केयर करना भूल गए, बाथिंग करना जो है भूल गए। तो इस ऐसी चीज़ों से जो है नहीं होने की वजह से उनकी जो है पर्सनल हाइजीन डिस्टरबेंस हो सकती है। तो पर्सनल हाइजीन को आप क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। दूसरा, उनके अंदर न्यूट्रिशन बढ़िया रखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है वृद्धावस्था में उनको ज़्यादा तली भुनी चीज़ें अच्छी लगती हो, लेकिन वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही नहीं है। तो हम ऐसा खाना उनको प्रदान करेंगे जिसमें प्रोटीन हो, एनर्जी हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो और हल्का भी हो, ताकि वो इजीली पच जाए। कम खाना खाना है लेकिन बार बार खिलाना है, स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट उनको देंगे और डिहाइड्रेशन से बचाने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं उनको चबाने में, निगलने में डिफ़िकल्टी है तो उस चीज़ को मॉनिटर करके और उसका ट्रीटमेंट करना है। एलिमिनेशन पैटर्न बेहतर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेशेंट जो है खाएगा जब जब वो जाएगा फ्रेश वगैरह होने। तो एलिमिनेशन पैटर्न, जो उसकी बोवल हैबिट्स है, उनको डेली ऑब्जर्व करते रहेंगे। रेगुलर उस चीज़ को करने के लिए एनकरेज करेंगे, आप प्रोत्साहित करेंगे, ताकि उनका बोवल हैबिट सही रहे। हाई फाइबर्स डाइट जो पानी को रोक करके गुड स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करती है,
तो उससे जो है कॉन्स्टिपेशन वगैरह से पेशेंट बच जाएगा। तो ऐसी चीज़ें भी जो है उसकी डाइट में इंक्लूड करेंगे, हाई फाइबरस डाइट। और ध्यान रखें बुजुर्ग व्यक्ति है, टॉयलेटिंग वगैरह के दौरान उसको प्राइवेसी जो है देने का प्रयास करें। और बुजुर्ग व्यक्तियों में जो है यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम, रिटेंशन की, यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ऐसी समस्याएं अगर हैं तो उनकी दवाइयां देने का प्रयास करेंगे, लेकिन केयर में सपोर्ट भी करेंगे। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, यूरिन पास आउट करने में टाइम लग रहा है, या यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यूरिन कपड़ों में होए जा रहा है, या बार बार पेशाब आ रहा है, तो ऐसी समस्याओं के दौरान जो है पेशेंट की आप हेल्प करने का प्रयास करेंगे। मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज, कोई जिम वगैरह जो है उनको करने को नहीं बोलना है, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने को नहीं बोलना है। लेकिन जो ये बड़े बुजुर्गों के लिए जो अनुलोम विलोम है, थोड़ा वॉकिंग करना, थोड़ा टहलना शुद्ध हवा में, तो ऐसी चीज़ों को करने के लिए उसे आप उनको जो है जो आप क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। रेंज ऑफ मोशन, जो उनकी जितनी एक्टिविटी उनकी हो सकती है, जितना हाथ उनका घूम सकता है, वैसा रेंज ऑफ मोशन में ही जो है उनको एक्सरसाइज करवाने का प्रयास करेंगे। उनको थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट देने का प्रयास करेंगे जिसमें वो गिरे नहीं, पड़े नहीं, या उनको चोट लगने की संभावनाएं कम हो, तो ऐसा एनवायरनमेंट उनको देने का प्रयास करेंगे। जब भी कोई बीमारी होती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्लीप। या ज़िंदगी में कोई बीमारी हो नहीं हो, जब भी जो है ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नींद। तो यहाँ पर बुज़ुर्गों को जो है नींद आना थोड़ा कम हो जाता है, बीमारियों के कारण भी कम हो जाता है, बीमारियाँ उनको चैन से सोने नहीं देती है। लेकिन आप जो है उनका स्लीपिंग पैटर्न जो है उसको बिना डिस्टर्ब हुए उनको रेगुलर स्लीपिंग रूटीन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और सोने के दौरान कोई व्यवधान वगैरह हो रहा है तो ऐसे व्यवधान को रोकने का प्रयास करेंगे। ऐसा शांतिपूर्वक एनवायरनमेंट उनको देने का प्रयास करेंगे जिसमें वो व्यक्ति आराम से सो सके और आराम कर सके, अपनी नींद निकाल सके। क्योंकि जब वो सोएगा तो कई सारी जो है उसकी डिजीज कंडीशन से उनसे रिलीफ मिलेगा, और शरीर का जो है एक प्रकार से जो डैमेज हुई कोशिकाएं उनका रिप्लेसमेंट वगैरह शरीर सोता है जब ही होता है, तो उस दौरान उनको आराम मिलेगा। साथ ही साथ साइकोलॉजी का, पहला अपन ने फिजिकल केयर पढ़ा, दूसरा अपने आ रहा है साइकोलॉजिकल केयर। भावनात्मक संबंध, मानसिक संतुष्टि भी ज़रूरी है। तो पेशेंट से आप अच्छे से बात करेंगे, पेशेंट से जो है तरीके से पेश आएंगे, उनके साथ में इमोशनली अटैच होने का प्रयास करेंगे। उनको क्या समस्या है, अगर आप प्यार से पूछेंगे तो वो शायद आपको बताएंगे, अगर आप ऐसे ही पूछेंगे रूडली तो वो आपको नहीं बताएंगे। तो ऐसी समस्याओं का जो है आप जब ही समाधान कर पाएंगे जब आप उनसे प्यार से, प्रेम से बात करेंगे। उनकी फीलिंग्स को समझने का प्रयास करें, उनके एक्सप्रेशन को समझने का प्रयास करें। बुजुर्ग है, उनकी मेमोरी लॉस, कंफ्यूज हो सकती है, लेकिन फिर भी जो है आपको उनके साथ में कोऑपरेट करके चलना है। हो सकता है पेशेंट अकेले में रहने के दौरान डिप्रेशन में चला जाता हो, तो ऐसे पेशेंटों को अकेला नहीं छोड़ना, उनसे बातें करता रहना है। और खुद की जो इमेज है वो पॉजिटिव इमेज के लिए उन्हें आप प्रोत्साहित करेंगे। ज़िंदगी है, जैसी भी कटी कट गई है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की नज़रों में अपने आप को गिरा हुआ समझने की जो है ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं अपने लिए, ऐसा उनको पॉजिटिव करने का प्रयास करेंगे। सोशल केयर में जो व्यक्ति अकेला रहता है वो डिप्रेशन में जाने की संभावना उसकी ज़्यादा होती है, तो लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे छोटे बच्चे अगर एक कमरे में रहेंगे, मोबाइल वगैरह गेम खेलते हैं तो वो एक अच्छी बात, लेकिन बच्चों में अगर बच्चे खेलेंगे तो उनका डेवलपमेंट होता है शारीरिक और मानसिक। सेम उसी प्रकार बुजुर्गों को भी जो है वो सोसाइटी में, समाज में लोगों से जुड़े रहेंगे, उनके पुराने फ्रेंडों से, लंगोटिया यारों से अगर मिलते रहेंगे तो उनके दुख दर्द थोड़े कम होते रहेंगे। तो वो जो है वो प्रयास करें। सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए रिलीजियस बिलीफ में, जैसे बड़े बुज़ुर्ग जो है किसी सत्संग वगैरह में जाते हैं, वहाँ प्रवचन सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, तो उनके जो है उनको मानसिक शांति मिलती है। तो ऐसी चीज़ों में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखें। जब भी पेशेंट आपके पास में हॉस्पिटल में हो तो उसकी बेड रेलिंग वगैरह जो है अच्छे से लगा करके रखें। उसके मूवमेंट के दौरान पेशेंट को हेल्प करें, गिर नहीं जाए। अगर गिर जाते हैं, लग जाते हैं तो फिर वो आपकी फ़ॉल्ट होती है। इसलिए नेसेसरी जो रेलिंग साइड है वो उनको लगा करके रखें। फुटवियर जो पहनेंगे वो ऐसे होने चाहिए जो फिसले नहीं, वरना फिसल करके गिर जाते हैं। एम्बुलेशन के दौरान उनकी हेल्प करें चलने में, किसी भी छोटे मोटे एक्सीडेंट से वो बच सकें, ऐसा जो है उनके साथ में प्रयास करें। साथ ही साथ जो मेडिकेशन मैनेजमेंट है बच्चों, दवाइयाँ जो है वो बुज़ुर्ग व्यक्तियों को बीमारियाँ हैं तो दवाइयाँ तो चलेगी।
तो दवाइयों के दौरान जब डॉक्टर साहब के पास में जब आप जाते हैं तो वो एक साथ में अगर 6 मेडिसिन बता दें, 4 मेडिसिन बता दें, एक सुबह एक शाम एक भूखे पेट, इतना जल्दी बता दें तो आप खुद भी भूल जाते हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको वैसे ही याद रहता है, उनको डिमेंशिया, एल्जाइमर और कोई बीमारी हो सकती है तो उनको दवाइयाँ याद नहीं रहती है। तो उनको दवाइयाँ याद दिलाने के लिए अलार्म वगैरह सेट करना या फिर दवाइयों का कलरफुल टैग लगाना, ये ऐसी चीज़ें आप जो है कर सकते हैं जिससे वो व्यक्ति जो है जब एक या एक से अधिक दवाइयाँ ले रहा हो तो ज़्यादा दवाइयों के दौरान वो कन्फ्यूज़न नहीं होए और गुमराह नहीं होए और कोई गलत सलत दवाइयाँ नहीं ले लें। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे बच्चों। दवाइयाँ अगर उल्टी सुल्टी ले ली, एक के साथ में 2-3 ले ली तो एडवर्स रिएक्शन के, इनके जो है साइड इफ़ेक्ट होने के इनके जो है चांस रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसे भी आप मॉनिटर करने का प्रयास करें। करेक्ट डोज करेक्ट टाइम पर देने का प्रयास करेंगे और पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को दवाइयों के लिए बताएंगे, क्योंकि पेशेंट भूल सकता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को भी आप उसके बारे में बताएंगे। जो कॉमन सी प्रॉब्लम्स होती है बुज़ुर्गों में, आपने देखा होगा हाइपरटेंशन, आजकल प्रत्येक तीसरे चौथे व्यक्ति को जो है हाइपरटेंशन है। डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं, आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, बुज़ुर्गों में जॉइंटों की समस्याएं हो ही जाती है, जॉइंट पहले जैसे काम नहीं करते बुज़ुर्ग अवस्था में। ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं मीनोपॉज के कारण, महिलाओं में खासकर तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मूवमेंट भी कम होता है और साथ ही साथ उनका विज़न और हियरिंग, सुनाई देना दिखाई देना भी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। डिमेंशिया और एल्जाइमर, भूलने की बीमारियां उनको हो जाती है। ये कॉमन सी समस्याएं हैं जो बुजुर्ग अवस्था में देखने को मिलती है, बाकी और भी कई सारी समस्याएं हो ही जाती है। तो ऐसी समस्याओं का जो है आपको ट्रीटमेंट करना है, केयर प्रदान करनी है। हेल्थ एजुकेशन देंगे बुज़ुर्गों को। हेल्थ एजुकेशन में अपन कैसे खाना है, कैसे पीना है, किस टाइम कौन सी दवाई लेनी है और किस प्रकार का एक्सरसाइज करना है, कुछ गुड हैबिट्स, हेल्थी हैबिट्स अपनी लाइफ के अंदर उतारनी है और अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा एक्सरसाइज और अच्छा पर्सनल हाइजीन, हाथों को वगैरह को सही धो करके सही टाइम से जो है अच्छी डाइट वगैरह खानी है, ऐसा उनको हम बोलेंगे। मेडिकल चेकअप वाजिब सी बात है, बुज़ुर्ग हैं तो समस्याएं आती रहेगी, बीमारियां होती रहेगी तो टाइम टाइम पर डॉक्टर को दिखाते रहें। इम्यूनाइजेशन जैसे बच्चों में होता है वैसे ही बुज़ुर्गों में भी कई प्रकार के टीके लगते हैं, तो वो टीके इम्यूनाइजेशन जो है बुज़ुर्गों को लगवाए जाएं। एंड ऑफ लाइफ केयर, ज़िंदगी है, जब जन्म लिया है तो मरना भी निश्चिंत है, मृत्यु भी तय है, लेकिन मृत्यु से पहले जो ज़िंदगी है वो दर्द रहित हो, दर्द जो है निवारक हो, दर्द उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंफर्ट वाली दवाइयाँ, पेन रिलीफ वाली दवाइयाँ जो है वो दे करके और पेशेंट की ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकता है। उसकी डिग्निटी को भी जो है, मरते मरते भी पेशेंट की डिग्निटी को जो है मेंटेन रखना है। हमारे देश में तो परंपराएं हैं कि जब चली जाए कोई व्यक्ति, ज़िंदगी से चला जाए, तब उसकी डेड बॉडी का भी सम्मान करना चाहिए। डेड बॉडी को भी आदर सहित जो है संपन्न पूर्ण अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो वैसा ही अपन को पेशेंट के साथ में करना है। उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे, उसकी डिग्निटी का ध्यान रखेंगे। उसके फैमिली मेम्बर्स ने जो है कोई अपना व्यक्ति खोया है तो वाजिब सी बात है वो रोया पीटी भी कर रहे होंगे, तो आपको उस टाइम पर जो है दांत वगैरह नहीं फाड़ने हैं। उस दौरान जो है पेशेंट के दुख, जो पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर है उनके साथ में दुख जो है वो थोड़ा उनका बांटना है, उनसे जो है इमोशनली अटैचमेंट करना है, फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करना है और थोड़ा सा प्रोत्साहित करना है कि भाई ज़िंदगी है, जन्म लिया है तो मृत्यु में निश्चिंत है, उसमें कोई वो नहीं है, उसको कोई टाल नहीं सकता, वैसा कुछ। और जब तक हॉस्पिटल में रहें, जब तक हॉस्पिटल की जैसी भी केयर की उनको आवश्यकता हो, जब तक तो अपन देने का प्रयास करेंगे ही। जब तक श्वास है तब तक आस है, वैसी वाली बात है। जब आप किसी पेशेंट को केयर प्रदान कर रहे होंगे तो ध्यान रखना है, आपका रोल बनता है कि उसको सही केयर प्रदान करनी है, उसको हेल्थ एजुकेटर की तरह सही शिक्षा देनी है। अगर कोई उनको समस्या है जो अपने फैमिली मेम्बर को नहीं बता पा रहे हैं लेकिन तुम्हें बताने को तैयार हैं, तो उनकी काउंसलिंग वगैरह करेंगे। आप एडवोकेट की तरह, वकील की तरह भी जो है पेशेंट के लिए, पेशेंट के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और पेशेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। लास्ट जो है बच्चों वो आता है प्रिंसिपल्स ऑब्जेट्रिक केयर। कुछ प्रिंसिपल्स हैं बुज़ुर्गों की केयर देने के दौरान जो अपन ने पहले भी डिस्कस किए हैं कि पेशेंट की रेस्पेक्ट का ध्यान रखना है, पेशेंट की डिग्निटी का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है
कि कोई आपके साथ में अच्छे से पेश आ रहा है तो आप उसे अच्छे से बात करेंगे, कोई आपके साथ में अच्छे से पेश नहीं आ रहा है तो आप उसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। नहीं, हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। और बुज़ुर्ग है, वो इलाज करवाने के लिए आए हैं, वो वैसे ही अपने दुख से दुखी है। अगर आप भी जो है उसके साथ में सही तरीके से बर्ताव नहीं करेंगे तो फिर वो अपने आप को हॉस्पिटल में भी अकेला समझेगा। तो इसलिए पेशेंट के साथ में सही से पेश आएँ, रेस्पेक्ट करें, उसकी डिग्निटी का ध्यान रखें। और अलग-अलग व्यक्ति का जो है अलग-अलग व्यवहार हो सकता है, लेकिन आपको जो है सही व्यवहार करना है सभी के साथ में। एनकरेज इंडिपेंडेंसी, अपने काम खुद कर सके उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करो और ऐसा काम करने के लिए जो है उनको मोटिवेट करो। सेफ़ और कंफर्ट एनवायरनमेंट उनको देना है। इंडिविजुअलाइज़ केयर अकॉर्डिंग टू उनकी आवश्यकता के अनुसार, जैसी उनको आवश्यकता है वैसी केयर उनको प्रदान करनी है। फैमिली और कम्युनिटी को जो है इन्वॉल्व करना है ताकि वो घर पे ले जाने के बाद में उसकी सेवा वगैरह कर सकें। और अगर कोई बीमारी, कोई डिजीज़ कंडीशन उनको होने की संभावना है तो ऐसी डिजीज़ कंडीशन को जल्दी से जल्दी पहचान करके और उसका ट्रीटमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज जो है अपन ने पढ़ा एल्डरली केयर, मतलब बुजुर्ग व्यक्तियों को जो है किस प्रकार से केयर दी जाती है, किस प्रकार से जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, किस प्रकार से जो है उनका ध्यान रखा जाता है, किस प्रकार से जो है उनका इलाज करना है और किस प्रकार से उनकी भावनाओं का ध्यान रखना है। ये आज अपन ने सारी चीज़ें पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ये था एल्डरली पेशेंट केयर। महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अच्छा लगे तो। और आगे जो है अपन नए टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।